रात के 8 बजे का वक्त था। खलील अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हवा अपने दोस्त आफताब का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तकरीबन 2 मरतबा इसके घर जाकर आफताब की अम्मी से भी आफताब के बारे में मालूम कर चुका था। इसकी अम्मी ने बताया, आफताब अपनी खाला के घर एक ज़रूरी काम से गया हुआ है, बस वो आने ही वाला है। कहाँ चला गई कमबख्त, कहीं सारा मंसूबा ही बर्बाद न करा दे। खलील बुड़बड़ा। उस वक्त आफताब उसे गली के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ गया। वो आफताब को देखकर चीखा, कहाँ चले गए थे? मैं कब से यहाँ खड़ा हुआ तमधारा इंतजार कर रहा हूँ। अफवाह भई क्या क़यामत आ गई? उसी वक्त मेरे साथ चलो। खलील ने आफताब को बाजू से पकड़ कर चलने को कहा। पहले मुझे अम्मी को तो पता कराने दो। अम्मी के काम से गया था, अब अगर बगैर बताए जाऊंगा तो अम्मी खफा होंगी और अब तो शायद मेरे अब्बू भी आ गए होंगे। आफताब ने कहा, मगर खलील कहाँ मानने वाला था। भाई, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। यकीन मानो बड़े मजे का काम है। दोनों दोस्त चल पड़े। सर्दी भी ज्यादा हो रही थी। उनकी बस्ती से कुछ दूर एक बहुत बड़ा और वीरान मैदान था और मैदान से आगे एक चौड़ी सड़क थी जिस पर ट्रैफिक बराए नाम ही होता था। आफताब सर्दी बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। वो बेचैनी से बोला, भाई क्या काम है, कुछ बता भी दो। मेरे अम्मी और अबू सख्त परेशान होंगे। वो दोनों बातें करते हुए मैदान पार करके बड़ी सड़क तक आ गए। खलील ने एक जगह रुक कर कहा, अच्छा लो ये पकड़ो। आफताब चौंकते हुए बोला, मगर ये तो गलील है। हाँ गलील है, मैंने कब कहा कि ये कलाशनकॉफ है? खलील ने खड़े खड़े स्ट्रीट लाइटों की जानिब देखते हुए कहा। आफताब झंझला गया, मगर उस वक्त यहाँ क्या काम आ पड़ा है? चिड़ियाँ चढ़े कौवे कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे भी कान खोल कर सुन लो, मुझे हरगिज हरगिज मासूम परिंदों का शिकार करना पसंद नहीं है। अम्मी ने सख्ती से मुझे मना किया हुआ है, समझे ना? अच्छा चलो ये लो कनकरियाँ और जो मैं कहूँ वो करो। ये कहते हुए खलील ने छोटी छोटी कनकरियाँ जो प्लास्टिक की थैली में थीं, आफताब को थमाते हुए कहा, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उनका क्या करूं? सुनो, गौर से सुनो। आज सुबह क्लास में फारूक और हनीफ ने मुझसे शर्त लगाई थी कि सड़क की दोनों जानिब वापडा के खंभों पर जो मरकरी के बल्ब लगे हुए हैं, तमाम के तमाम बल्बों को निशाना लेकर तोड़ना है। पूरे 500 रुपए की शर्त लगी है। आधे फारूक और आधे हनीफ से मुझे मिलेंगे। खलील ने आफताब को ललचाते हुए बताया, सड़क बिल्कुल सुनसान है, बस अब जल्दी शुरू हो जाओ। अकादुका कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आती नजर आएगी तो मैं तुम्हें होशियार कर दूंगा। थोड़ी देर को साइड में होकर छप जाएंगे। चलो वक्त कम है और मुकाबला सख्त। इधर तो हमला करोगे, यहाँ मैं करूंगा। ये तुम मुझे इतने गुस्से वाली नजरों से क्यों घूर कर देखे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? जातने हो ये तुम कियावर किससे कह रहे हो? मुझसे जो अपने वतन की हर चीज और मिट्टी के जरे से प्यार करता है। खलील भाई, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि ऐसा गंदा ख्याल जहन से निकाल दो और अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा करो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम चंद रुपयों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा कर लोगे। भला अपने वतन की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना भी कोई शर्त है? आखिर कहना क्या चाहते हो आफताब? खलील ने जिद होते हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि दोनों गलीली मेरे सामने उसी वक्त तोड़ कर फेंक दो। मगर मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है। खलील ने अकड़ते हुए जवाब दिया, मंजूर नहीं है तो आज से तुम्हारा मेरा रास्ता जुदा है। ये दहशतगर्द जो दुश्मन मुल्कों से मिलकर चंद टक्कों के लालच में आज हमारे प्यारे वतन और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी फौज जो कुर्बानियों दे रही है, तुम्हें एहसास है? तुम्हें और दहशतगर्दों में क्या फ़र्क रह गया है? आफताब ने गुस्सा दिखाया, मैं तुम्हारा उस वक्त तक भाई था, दोस्त था, जब तक मुझे तुम्हारे ये गलीज़ और वतन शमन अज़ाइम मालूम नहीं थे। लेकिन अब नहीं। मेरे वतन के लिए और उसकी इज्जत आबरू के लिए एक सिर्फ में ही नहीं, मेरे वतन का बच्चा बच्चा अपनी जान कुर्बान कर सकता है। याद रखो खलील, मेरी नज़र में वतन का कदार माँ बाप का भी कदार होता है। आफताब ने मुनम्मरते हुए कहा, मुझे मुआफ़ कर दो आफताब, वाकई में भटक रहा था। आज के बाद कभी ऐसा ना होगा। खलील ने आफताब से माफ़ी मांगते हुए कहा, सच? और फिर आफताब ने खलील के आंसू पहुँचते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों ने नारा लगाया, पाकिस्तान हमारा है, हमको जान से प्यारा है।